नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नेपाल में बहुत दिनों से हलचलें चल रही हैं, खासतौर पे जब से नेपाल ने क्लेम किया है कि काला पानी के क्षेत्र में, लिपुलेख के क्षेत्र में उसकी जमीन पर भारत ने कब्जा कर लिया है। तब से एक विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में, लेकिन उस विवादों की श्रृंखला में कई और विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसे वहां चीनी राजदूत का स्थानीय राजनीति में दखल देना, या फिर सत्तारूढ़ दल में एक महाभारत का शुरू हो जाना। और एक नया विवाद अब ये जुड़ गया है कि भारतीय चैनलों को वहां बैन कर दिया गया है, जो यहाँ के प्राइवेट चैनल है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही पके हुए, बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हमारे साथ हैं। आनंद स्वरूप वर्मा जी। वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वहाँ के सत्तारूढ़ दल में जो महाभारत चल रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होनी थी जो टाली जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? एक समय तो यहाँ तक कुछ लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आप ओली नहीं टिक पाएंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन वो वहां पर जमे हुए हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी निकट भविष्य में उनकी विदाई होगी। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है नेपाल के संदर्भ में, क्योंकि नेपाल के आज जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी जो है, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके पांचों शीर्ष नेताओं को अगर देखें, जिसमें ओली जो खुद प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, ये सारे लोग पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और वामदेव गौतम। ये मई से ही जो सतह पर चीजें दिखाई दे रही हैं, मई के बिल्कुल पहले हफ्ते से ही, तो उससे जनता के अंदर एक बहुत पूरी राजनीति के प्रति एक अजीब वितृष्णा पैदा हो रही है कि ये लोग, इतने शीर्ष नेता जो पार्टी के हैं, वो सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं, जबकि देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी के होने के बावजूद कोई वैचारिक आधार नहीं है इनके संघर्ष का, ये बात तो सही है। और लेकिन अभी प्रचंड और ओली के बीच में जो बिल्कुल एक लगभग 36 का आंकड़ा जो तैयार हो गया है, उसके पीछे ओली की हर्षधर्मिता और प्रचंड के अंदर भी थोड़ा सा एक जो उम्मीद की जाती थी कि एक राजनीतिक परिपक्वता इस समय प्रदर्शित करनी चाहिए, उसका अभाव दिखाई दे रहा है मुझे। प्रचंड का आग्रह है कि ओली जड़ में क्या है वर्मा जी? ये जो महाभारत चल रही है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, इसकी जड़ में क्या है? और क्या इसी का विस्तार हमने देखा है भारत के साथ टकराव की शुरुआत में, फिर भारत के खिलाफ ये आरोप भी लगाना ओली का कि उनको सत्ता से बेदखल करने की साजिशें रची जा रही हैं, सब ये उसी का हिस्सा है? देखिए, जड़ में अगर जाएंगे तो नेपाल की राजनीति एक नए संक्रमण के दौर से गुजर रही है। जैसे अब तक कई दशकों से ऐसा चल रहा था कि नेपाल की राजनीति को भारत रिमोट कंट्रोल से चलाता रहा, ठीक है, और ये भारत के लोग भी जानते थे और नेपाल की जनता को भी ये पता था, जिसको हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट कहते थे कि इंडिया माइक्रो मैनेज करता है नेपाल की राजनीति को, और इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन 2015 में जब नया संविधान बना नेपाल का, और उस संविधान को बनने से रोकने के लिए यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री ने जयशंकर जी को भेजा, जो विदेश सचिव उस समय थे, और उनके लाख प्रयास के बावजूद संविधान का निर्माण नहीं रुका, उसकी घोषणा हुई, और वहां के नेताओं की नाराजगी भी जयशंकर ने मोल ली उस समय। उसके बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, सारी दुनिया ने उसका स्वागत किया, लेकिन भारत ने कोई स्वागत नहीं किया। उसने अपने प्रेस रिलीज में केवल यही कहा है कि इंडिया टुक नोट ऑफ द इवेंट। अच्छा, इतना ही नहीं, अगले ही दिन इन्होंने नाकाबंदी कर दी।
आर्थिक नाकाबंदी नेपाल के खिलाफ, और कहा कि ये मधेश के लोगों ने किया है आंदोलन की वजह से, जबकि तमाम फैक्ट्स जो बताते हैं उसका अभी समय नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्स बताते हैं कि इंडिया ने नाकाबंदी की और बाद में मधेश के लोगों को वहां बैठने के लिए प्रेरित किया गया। एनीवे, वह एक बहुत बड़ी भूल थी इंडिया से, उसको यह नाकेबंदी नहीं करना चाहिए था। उससे नेपालियों को दूर कर दिया गया, उस घटना ने नेपालियों को भारत से काफी दूर कर दिया, उनमें एक काफी दूर कर दिया। और उस समय वहां के नेतृत्व ने जो, जब इंडिया से तीन तरफ से ये लैंड लॉक्ड कंट्री है नेपाल, एक तरफ चाइना से वो खुला हुआ है, तो उसको चाइना की तरफ मुखातिब होना पड़ा। नेपाल का नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि चाइना कभी इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता भौगोलिक कारणों से, बावजूद इसके उसके सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके दो ही पड़ोसी हैं, एक भारत है और एक चाइना है, तो उसको उधर मुखातिब होना पड़ा। उसके बाद से आज की तारीख में अब इंडिया की वह हैसियत जो नेपाल की राजनीति को संचालित करता था, वो हैसियत लगातार कम होती गई, और वह जो कमी आई उसकी पूर्ति धीरे धीरे चीन करने लगा है। ये बात सच है। तो क्या वर्मा जी लेकिन यह कि अभी नक्शे वगैरह की जो बात है जी, चीनी राजदूत जो हो यांकी हैं, जो इतनी सक्रिय हैं, तमाम बड़े नेताओं से मिल रही हैं, और उसको लेकर नेपाल में हलचल है कि ये चीन का सीधे दखल है स्थानीय राजनीति में, नेपाल की राजनीति में। तो क्या ये सच है कि इस तरह से घुसपैठ चीन की वहां की राजनीति में हो गई? मैं समझता हूं कि ये केवल अनुमान के आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते। निश्चित तौर से वो विभिन्न नेताओं से मिली हैं, और लेकिन उन्होंने क्या बात की ये तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। उनकी तरफ से जो बातें आती हैं, वो उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि नेपाल एक स्टेबल और समृद्ध देश बने, यहाँ एक स्थिर सरकार रहे, ये उनका कहना है। अच्छा, अब नेपाल उनके BRI का पार्टनर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो पहले वन बेल्ट वन रोड वो था, उसका पार्टनर है। इंडिया तो नहीं है चीन के BRI का पार्टनर, लेकिन नेपाल बाकायदा उसका पार्टनर है। दूसरी बात ये कि इस समय देखिए मुकेश जी, समझना यह है कि नेपाल की राजनीति अब केवल भारत और चीन के बीच की नहीं रह गई है, इसमें एक तीसरा एलिमेंट घुस गया जो अमेरिका है। अब तक ये लगता था कि इंडिया अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका खुद उस अखाड़े में कूद चुका है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब से 1.5 साल पहले वहां के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली को अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपने देश में बुलाया और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर चर्चा की। उसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार इस तरह की खबरें प्रसारित होती रही ऑफिशियली कि नेपाल जो है हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का पार्ट बन गया है। और साथ ही प्रदीप ग्यावाली ने 3 मौके पर संवाददाता सम्मेलन करके काठमांडू में बताया कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के पार्ट नहीं हैं। अगर अमेरिका यह कह रहा है तो गलत कह रहा है। हमारी जरूर बातचीत हुई थी विदेश मंत्री से इस मसले पर, लेकिन हम उसके पार्ट नहीं हैं। इतना ही नहीं, अभी 2019 में वहां के डिफेंस रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के जो पुस्तिका छापी है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर, जो अगर आप नेट में ढूंढेंगे वो मिल जाएगी पुस्तिका, उसमें पेज 36 या 37 पर बाकायदा उन्होंने ये लिखा है कि नेपाल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में शामिल हो रहा है, हो गया है नहीं हो रहा है। तो अभी ये जो खींचतान चल रही है, ये इसको जब तक हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे नेपाल की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। इसमें एक चीज और आई थी अभी कि एक आर्थिक मदद भी अमेरिका से ली गई थी, उस पर भी क्वेश्चन किया जा रहा वहां,
500 करोड़ की आर्थिक मदद ली नेपाल सरकार ने। जी, एमसीसी उनका एक प्रोग्राम है, जी। वो मिलेनियम प्रोग्राम एक है, उसके तहत वो भी वो समझौता जो हुआ अमेरिका के साथ 2017 में हुआ, सितंबर 2017 में, लेकिन अभी तक संसद से उसको अनुमोदित मैंने रेटिफाई नहीं किया गया है। वो भी एक खींचतान का विषय है। ओली चाहते हैं कि वो रेटिफाई हो जाए, लेकिन प्रचंड और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम वो $500 मिलियन वाला जो प्रोजेक्ट है उसको ना लें, क्योंकि इससे हम उनकी गिरफ्त में चले जाएंगे अमेरिका के। आमतौर पर किसी भी देश में कोई दूसरे देश का राजदूत इतना सक्रिय नहीं होता है जितना यांकी हो रही हैं, और उसकी वजह से जो पड़ोसी देश हैं उनमें तो जो भारत में जो बेचैनी है वो तो है ही, लेकिन स्थानीय लोगों में भी बेचैनी है चीन के बढ़ते दखल को लेकर। ऐसी रिपोर्टें आ रही, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, एक तो नेपाल में शुरू से ही राजदूतों की सक्रियता रही है। 1950 के दशक में हमारे राजदूत थे सीपीएन सिंह, वो तो कैबिनेट तक की मीटिंगों में बैठने लगे थे और इतना असंतोष हो रहा था। ठीक है। उसके बाद 1990 के दशक में अमेरिका की विदेश राजदूत थी जूलिया चांग। जूलिया चांग ने नेपाली कांग्रेस के पक्ष में गांव में जाकर के चुनाव के समय प्रचार तक किया था। ठीक है। फिर इधर हाल के दिनों में जब नेपाल में माओवादी आंदोलन चल रहा था, जेम्स मोरियार्टी थे अमेरिका के राजदूत, वो गांव में जाकर के माओवादियों के खिलाफ बातचीत किया करते थे। इधर के दिनों में राकेश सूद थे हमारे वहां विदेश मंत्री, राजदूत, जिन्होंने प्रचंड को जब प्रधानमंत्री थे जाकर के कहा था कि आप किसी भी हालत में चीन की यात्रा पर मत जाइए, भारत सरकार नहीं चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर आपने रुकमंदन कटवाल को, जो सेनाध्यक्ष था, अगर बर्खास्त किया तो हम आपकी सरकार को नहीं चलने देंगे। ये राकेश सूद का कहना था, और प्रचंड ने कटवाल को बर्खास्त किया और उनकी सरकार गई। तो नेपाल में मैंने आपको बताया ना, अमेरिका भारत के ही राजदूत अभी तक लगातार सक्रिय रहे हैं। ये पहली बार है कि चीन की राजदूत की थोड़ी सक्रियता दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इसको लेकर के जनता में ऐसा कोई असंतोष नहीं है। हमें लगता है कि नेपाली कांग्रेस की तरफ से कुछ उनके छात्र संगठन के कुछ लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया है अभी चीनी राजदूत ने। और लेकिन यहाँ का रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है ना। अभी आप पूछेंगे कि भारत के साथ संबंधों के बारे में, निश्चित तौर पर जब भी कोई बातचीत होती ही जाती है। अभी चीनी राजदूत को लेकर के यहाँ के एक चैनल ने, जिसका नाम जी न्यूज है, जी ने जो वीडियो चलाया है वो कितना गंदा वीडियो है, जिसमें आप एक राजदूत को विषकन्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और उसको लेकर बल्कि वही घटना है जिसकी वजह से भारतीय चैनलों को बैन किया उसने, नेपाल ने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो इतना अभद्र और गंदा है कि उसमें जो बातें कही गई हैं उनको मतलब कहीं दोहराया नहीं जा सकता है। उसमें वो कह रहे हैं कि यांकी के उल्फत के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे। ये मतलब वाक्य है। ठीक है। और पीछे गाना चल रहा है कि दिल तो बच्चा है जी, बैकग्राउंड में। ओली को लगा सफेद होती उम्र में रंगीनियां सी आ गई हैं, लेकिन ये एक छलावा निकला। ये वाक्य है। एक जगह है, जिस्म की रिश्वत लेकर ओली ने बरसों पुराने रिश्ते बेच दिए, भारत नेपाल के संबंध बिगड़ते गए। ये इतना अश्लील वीडियो, और यहाँ के मीडिया के लोग और क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के चैनल के खिलाफ उठ खड़े हों और प्रेस काउंसिल के सामने धरना प्रदर्शन करें कि आप ऐसे चैनलों को बंद करिए। ये तो संबंध बिगाड़ने वाले। सबसे पहले तो भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि पड़ोसी देश के। भारत सरकार तो करवा रही है महाराज, भारत सरकार तो करवा रही है ये।
जी आपको, आप सब लोगों को ये बात छिपी नहीं है कि जी न्यूज कैसे चलता है और जी न्यूज में क्या है। ये जी तो करवा रही है भारत सरकार। तो भारत सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? मोदी जी की विदेश नीति का सबसे पहला प्रहार नेपाल पर ही हुआ है। जबकि 2014 में जब वो गए थे तो उन्होंने यही कहा था ना, कितना स्वागत हुआ था। जी बिल्कुल। और लेकिन 2014 के बाद लगातार जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कि उसको अपने एक पॉकेट के की तरह से इस्तेमाल करें, उसका लोन देखिए, आज वो जमाना नहीं है। आज नई पीढ़ी है, वो ये सब भावुकता में नहीं आती है कि रोटी बेटी का संबंध है और हम तुमको पाल रहे हैं और तुम हमारे ऊपर पल रहे हो। पलने की क्या बात है? नेपाल, अभी पिछले दिनों आपने देखा मनीषा कोइराला पर किस तरह से प्रहार हुआ था जब उन्होंने नक्शे का समर्थन किया था। तो और क्या कहा था कि हमारे यहाँ का खाती है और अपने देश का गाती है। ये इस तरह के सेंटेंसेस चैनल पर सुनाई दे रहे थे एंकर्स के जरिए, खासतौर से एबीपी न्यूज और जी न्यूज में। अब नेपाल की जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती है। नेपाल की जनता अब जो नई पीढ़ी है वो अपने को दरबान की हैसियत में नहीं देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक चीज और मैं बता दूं, जो भ्रम है लोगों को कि रेमिटेंस की, अगर आप इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें, 2017 की रिपोर्ट ही देखने से पता चलेगा, इंडिया से नेपाल को जो रेमिटेंस हुआ है वह 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है, ठीक है। और वहां से जो हुआ है वो 3 पॉइंट समथिंग बिलियन है। तो इतना फर्क है रेमिटेंसेस का। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पैसे पर नेपाल पल रहा है। इसीलिए प्रदीप ग्यावाली ने, जो विदेश मंत्री हैं, जब केपी ओली की भारत यात्रा हुई थी उससे 2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें भारत के साथ जो संबंध हैं उनको रीडिफाइन करने की जरूरत है। अब वो नैरेटिव नहीं चलेगा जो बरसों से चलता आ रहा है। जी वर्मा जी, अब बताइए कि अब वहाँ क्या होने जा रहा है? ये सत्तारूढ़ दल की जो महाभारत वो थमेगी? क्या रास्ते ढूंढे? क्या चल रहा है? नहीं, अभी मुझे तो लग रहा है कि अभी एक युद्ध विराम जैसी स्थिति हो गई है और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, स्थायी समिति की बैठक लगातार टलती रही, इसमें कोई शक नहीं। और अब तो लंबे समय के लिए टल गई है, हफ्ते 10 दिन के लिए। लेकिन कोई न कोई वो लोग रास्ता निकाल लेंगे। और पार्टी नहीं टूटेगी। लेकिन सेकेंड रैंक की जो लीडरशिप है, जो 5 हमने शीर्ष नेतृत्व बताया, उसके अलावा उनकी सेंट्रल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में तो ठीक है, 44 में से तकरीबन 30 लोग इस पक्ष में हैं कि ओली जी इस्तीफा दें। अच्छा, ओली जी को दोनों में मांगों में से कोई न कोई मांग पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अभी सह अध्यक्ष हैं, प्रचंड भी हैं, ओली भी हैं पार्टी के, और ओली प्रधानमंत्री भी हैं। मांग ये थी, पहले तो प्रचंड की यह मांग थी कि जो तय हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि 2.5 साल ओली प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे, उसको माना जाए। फिर एक पार्टी के लोगों ने एक समझौता किया आपस में मिलके कि नहीं, ठीक है, प्रचंड जी कार्यकारी अध्यक्ष रहें और ओली जी केवल प्रधानमंत्री रहें और 5 साल तक रहें। लेकिन दोनों में से किसी को ओली ने नहीं स्वीकार किया। इसकी वजह से प्रचंड अपनी फिर उस पुरानी मांग पर आ गए हैं कि ओली दोनों पदों से इस्तीफा दें। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ओली अध्यक्ष पद से शायद इस्तीफा दे दें और तब तक, जब तक पार्टी के अधिवेशन नहीं होता है, तब तक के लिए प्रचंड पूर्ण रूप से अध्यक्ष रहेंगे। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है, अगर बहुत दबाव पड़ा लोगों का, कि ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और अध्यक्ष बने रहें। मतलब ओली को दोनों में से कोई ना कोई एक मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो पार्टी की एकता नहीं रहेगी, और पार्टी की एकता के लिए सब लोग
बहुत प्रयत्नशील हैं, इसीलिए एक लंबा गैप दिया है अभी स्थायी समिति की बैठक के लिए, ताकि थोड़ा सा सोचने का दोनों नेताओं को मौका मिले और किसी उत्तेजना में कोई निर्णय न लें। अब मेरा अंतिम सवाल है कि भारत के साथ रिश्तों के मामले में क्या हो सकता है, दोनों देश में क्या कुछ सोच के स्तर पर अब बदलाव आ रहा है, कुछ ठंडापन आ रहा है, या अभी ये इस तरह से चलेगा, ये जो टकराव का सिलसिला चल रहा है वो जारी रहेगा अभी? देखिए, ऐसा कोई विवाद नहीं है जो बातचीत के जरिए हल ना हो। ये काला पानी वाला भी जो मामला है ना, ये बहुत दिनों से, बल्कि 2 साल पहले जब ओली जी आए हुए थे, उस समय भी नेपाल के एक चैनल ने मुझे इंटरव्यू किया था और मैंने कहा था कि काला पानी, सुस्ता, ये सब जो विवाद है, खासतौर से डोकलम के बाद, इन विवादों को फौरन हल कर लेना चाहिए बातचीत के जरिए, नहीं तो एक दिन ये बहुत बड़ी समस्या का रूप लेंगे। ये मैंने 2 साल पहले कहा था और पहले भी मैं लिखता रहा हूं। काला पानी का मामला ऐसा है ही नहीं जो हल ना हो, लेकिन भारत जब तक अपने माइंड सेट को नहीं बदलेगा, यह जो रूलिंग क्लास यहाँ का, ये केवल मोदी जी तक और भाजपा तक सीमित नहीं है, मैं पूरी रूलिंग क्लास का कह रहा हूं, क्योंकि इनको तो आए अभी 6 साल हो रहे हैं। काला पानी की समस्या आज की थोड़ी है, तो 1952 से चल रही और 69 के बाद से ज्यादा प्रकट रूप में हुई है, जब से 62 में चीन के साथ लड़ाई हुई। लेकिन इनके सैनिक तो वहां पर काला पानी से ऊपर जो टिंकर बेस है, टिंकर बेस में वो वहां तैनात थे। जिस समय 52 में मातृका प्रसाद कोइराला जब वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत से 18 चेक पोस्ट बनाने के लिए मदद मांगी थी, क्योंकि तिब्बत को चीन ने अपने में ले लिया था और उनको लग रहा था कि अब कम्युनिज्म जो है नेपाल होते हुए इंडिया की तरफ आएगा, बल्कि इसीलिए सड़क भी नहीं बनने दी भारत ने कई बार। और बल्कि राजा महेंद्र की एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी उस समय की है, जब सड़क बनने का विरोध कर रहे थे भारत के लोग, राजा महेंद्र ने भारत को इंगित करके कहा एक मीटिंग में, जिसमें भारतीय राजदूत बैठे हुए थे, कि यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कम्युनिज्म टैक्सी पर बैठ करके आएगा, उसके लिए सड़क की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल मामला केवल यह है कि अगर बैठ करके बातचीत करें, अपने बड़े देश होने के अहंकार से थोड़ा सा मुक्त होकर के, छोटा देश है, उसकी प्रभुता छोटी है, एक थोड़ा उदार दिमाग में भरा हुआ है कि हम बड़े भाई। हाँ। वो जो अमेरिका दुनिया भर में चौधराहट करता है, हम अपने पड़ोसी उसी तरह की चौधराहट चाहते हैं, उससे मुक्त होना पड़ेगा हमारे। उससे मुक्त होकर के अगर बैठ के बातचीत करें तो नेपाल हो सकता है कि काला पानी पर अगर उसको लगे कि हाँ काला पानी इनके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो नेपाल कहते कि ठीक है आप काला पानी ले लीजिए। लेकिन कल तक आप कह रहे थे कि काला पानी पर बातचीत होगी, मतलब आई.के. गुजराल जब प्रधानमंत्री थे उस समय से लेकर और 2014 में नरेंद्र मोदी जब गए हुए थे नेपाल, तब तक जितने प्रधानमंत्री आए हैं या जितने विदेश मंत्रियों की यात्रा हुई और जो संयुक्त विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, उसमें यही कहा गया है कि एक टेक्निकल कमेटी बनी हुई है जो काला पानी विवाद पर बातचीत करेगी। इसको हल करना है, बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी। इस नेपाल की जो सिचुएशन बन गई है और जो भारत के साथ टकराव चल रहा है, वहाँ की जो अंदरूनी राजनीति है, उसके बारे में इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी नेपाल पर हमारी चर्चा। उम्मीद है कि नेपाल को आप अब नए नजरिए से देख पाने में सक्षम होंगे, किस तरह से भारत की भूमिका वहां पर है, किस तरह से चीन वहां एक भूमिका निभा रहा है और हमारा मीडिया किस तरह से एक नकारात्मक भूमिका के साथ दोनों देशों के संबंधों को बिगाड़ रहा है। इन सब पर आप एक बार अपने मन से भी सोचिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।